Welcome, learners. Today we are going to discuss our course BSSS 183 Life Skills या जीवन कौशल जानकारियाँ. In this course, we have a dedicated block for digital awareness. हम चाहते थे कि डिजिटल जागरूकता के बारे में हमारे लर्नर्स जानें. In that block, we have a dedicated section on cyber security. To discuss various dimensions of this particular issue, today we have with us Dr. Ashok Kumar. Welcome, Ashok ji. He is a colleague with us at School of Social Sciences in the Gandhi National Open University, and his primary discipline is library science. So, Ashok ji, to begin with your discipline only, today we don't call it library science. We say library and information science, which means it's an age of information. A kind of information, variety of information available on various kinds of platforms. तो जो इन्फॉर्मेशन की दुनिया है, वो इन्फॉर्मेशन की दुनिया आज बहुत हद तक कंप्यूटर के माध्यम से हमारे पास उपलब्ध होती है. तो जो कंप्यूटर के माध्यम से उपलब्ध होती है, इसका जो यूज़ है, किस तरीके से कंप्यूटर का यूज़ बदल रहा है या बदला है या उसमें जो परिवर्तन आ रहे हैं, मुझे लगता है अगर हम लोग उससे बातचीत शुरू करें, तो साइबर सिक्योरिटी तक जाने में हमें आसानी होगी. तो ये जो कंप्यूटर का बदलता रूप है या उसका जो बदलता इस्तेमाल है, इसके बारे में आप अपने कुछ विचार दें. देखिए जो हम आज बात करते हैं, हम सूचना क्रांति के युग में जी रहे हैं, जी. जहाँ सूचनाएँ दिन प्रतिदिन जो हैं वो निर्मित हो रही हैं, ट्रांसमिट हो रही हैं और स्टोर भी की जा रही हैं. इसका जो श्रेय जाता है वो कंप्यूटर के उद्गम के बाद जो है सूचना क्रांति के क्षेत्र में बहुत सारी जो है प्रगति हुई है. सूचना क्रांति के क्षेत्र में कंप्यूटर ही नहीं, उसके बाद में आप देखेंगे जो टेलीफ़ोन हैं, मोबाइल फ़ोन हैं, सेल फ़ोन्स हैं, वो दिन प्रतिदिन इतने अपग्रेड होते जा रहे हैं, इतने फुल ऑफ फीचर्स हो गए हैं कि उसमें नई-नई चीज़ें जो हैं आप अब उनके द्वारा कर सकते हैं. और इसमें नया एडिशन जो है आईओटी डिवाइसेस का है, इंटरनेट ऑफ थिंग डिवाइसेस का है, जो आप किसी कंप्यूटर नेटवर्क के साथ जोड़कर आप रिमोट लोकेशन से उन डिवाइसेस को यूज़ कर सकते हैं. तो इंटरनेट जो है उसने आप पाएँगे कि जो एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन है उसके बहुत सारे मीडियम या माध्यम जो हैं वो अब उपलब्ध करा दिए हैं. और उसका प्रयोग हम देखेंगे कि कंप्यूटर का आज के टाइम पे हम जो कर रहे हैं मुख्यतः सूचना को क्रिएट करने में, उसका निर्माण करने के लिए कर रहे हैं. और फिर उसको हम ट्रांसमिट भी कर रहे हैं, स्टोर भी कर रहे हैं, किसमें? डिजिटल फॉर्म में. तो हमारे पास जो है एक एक्स्ट्रा कैपेसिटी डेवलप हो गई है इन्फॉर्मेशन को वाइडली उसको स्टोर करने के लिए. और अब आप देखेंगे कि वर्तमान में दिन प्रतिदिन आप पाएँगे कि जो आपकी जो दिनचर्या है उसमें आप कंप्यूटर का बहुत ही प्रमुखता से इस्तेमाल कर रहे हैं. वो चाहे बिज़नेस के जो ट्रांज़ैक्शंस हैं उसमें इस्तेमाल होता है, आप कहीं जा रहे हैं, टूर ट्रैवल है, टिकटिंग है, होटल बुकिंग है, उसके लिए आप इस्तेमाल कर रहे हैं. जीवन का कोई भी पहलू अब बचा नहीं जहाँ के ऊपर कंप्यूटर का इस्तेमाल नहीं हो रहा हो. अशोक जी, मैं ये जो हमारा कोर्स डेवलप हो रहा है, इसके सिलसिले में एक बातचीत हमारे एक एक्सपर्ट ने कही थी, डॉक्टर निधि तिवारी ने कही थी कि हम कंप्यूटर से खाली कंप्यूटर नहीं समझें, हम कंप्यूटर को आज इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए मोबाइल का बहुत इस्तेमाल कर रहे हैं. तो क्या हम मोबाइल को भी कंप्यूटर का या इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करने का एक माध्यम के रूप में देख सकते हैं? देखिए, आप अग देखेंगे कि सूचना तक पहुँच बनाने के लिए कंप्यूटर के साथ-साथ में जो मोबाइल फ़ोन्स हैं, जी. उनका एक प्रमुख जो है इस्तेमाल होता है, प्रमुख रूप से इस्तेमाल बिल्कुल. होता है. आप अपने मोबाइल फ़ोन के द्वारा आप कोई भी टिकट बुक कर सकते हैं, आप अपने फ़ोन पे जो है कोई भी वीडियो देख सकते हैं. जैसे हम डिजिटल एजुकेशन की बात करें तो आज बहुत सारे ऐसे जो स्वयं के प्रोग्राम जो जो ऑनलाइन एजुकेशनल रिसोर्सेज़ हैं, वो अवेलेबल हैं, जो कंप्यूटर के साथ-साथ मोबाइल के द्वारा भी उपलब्ध हैं. हम एंटरटेनमेंट की बात करें तो हम कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं, बट आप पाएँगे कि आपका जो मोबाइल सेट है, उसके ऊपर आप वीडियो ऑन डिमांड प्ले कर सकते हैं. तो बहुत सारे ऐप्स डेवलप हो गए हैं, जो कि कंप्यूटर वेबसाइट का ही वर्ज़न है जो मोबाइल फ्रेंडली है. आप अपने मोबाइल के द्वारा आप खाना डिलीवर करने के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं, आप शॉपिंग कर सकते हैं, आप किसी भी डॉक्यूमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं. जैसे आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड या वोटर कार्ड जैसे जो जो सरकारी कागज़ात हैं, उसकी आपको आवश्यकता है. और जो मोबाइल के आने के बाद जो एक रिवॉल्यूशन आई है, वो है सोशल मीडिया की क्रांति. जी. आप देखेंगे आज हमारे जो युवा हैं, वो कंप्यूटर के साथ-साथ मोबाइल फ़ोन का प्रयोग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं. बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा कुछ और ज़्यादा ही कर रहे हैं. जी, जी. और सोशल मीडिया पे आप पाएँगे कि हमारे यूथ की जो प्रेज़ेंस है, वो बहुत ज़्यादा है. आप
देखेंगे कि नए-नए मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स डेवलप हो रहे हैं, जिस प्रकार आप देखते हैं कि सोशल मीडिया के प्लेटफ़ॉर्म जैसे फ़ेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, जिसको हम अब एक्स के नाम से जानते हैं, बहुत पॉपुलरली यूज़ होते हैं। इंस्टाग्राम एक बहुत पॉपुलर है, जो है एप्लीकेशन है। इसी तरीके इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप जो आप तुरंत जो है जानकारी आपस में शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सऐप, टेलीग्राम जैसे ऐप हैं। तो क्या अशोक जी हम ये कह सकते हैं कि अब कोई ज़रूरी नहीं है कि इन्फॉर्मेशन की इस दुनिया को एक्सेस करने के लिए हमें कंप्यूटर पे ही बैठना पड़े। हम मोबाइल के सहारे भी एक्सेस कर सकते हैं और मोबाइल के सहारे इन अ मोबाइल मोड कि हम कहीं चलते-फिरते, ट्रैवल करते हुए भी उस इन्फॉर्मेशन को इस्तेमाल कर पाते हैं। और चूँकि बहुत छोटी डिवाइस होती है इसलिए बहुत आसानी से हम उसका इस्तेमाल भी करते रहते हैं। आप सोशल मीडिया वाली जो बात बोल रहे हैं दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैं उसके तक जाने से पहले जो चीज़ मैं एक आपसे आप एक्सपर्ट हैं और मुझे थोड़ा-थोड़ा शिकायत के रूप में ना लें तो मैं ये कह सकता हूँ कि आज जब मैं बहुत सी चीज़ों को एक्सेस करना चाहता हूँ तो कहलाता है आप ऐप खोल लीजिए। आप वो ऐप खोलिए और ऐप के ऊपर आप वो सारी चीज़ कंट्रोल कर सकते हैं। जनरेशन गैप मुझे नज़र आता है कि हमें कंप्यूटर चाहिए होता है और हमसे पहली वाली जनरेशन कहती थी वो व्यक्ति कहाँ जिससे बैठ के हम ये अपने काम पूरे करवाएँगे या सामने जाके कागज़ होना चाहिए। तो जो ट्रांज़िशन आ रहा है इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की दुनिया में, इसने इन्फॉर्मेशन को अब बहुत छोटे रूप में, बहुत कंसाइज़ रूप में, डिजिटल फ़ॉर्म में जैसा अशोक जी ने कहा, आपके मोबाइल पे एक्सेस करा दिया है। और अगर मैं सही गलत नहीं हूँ, तो उसकी वजह से वल्नरेबिलिटी भी बढ़ गई, उसकी वजह से चिंताएँ भी बढ़ गई हैं, उसकी वजह से फ्रॉड भी बढ़ गए हैं। जिसके बारे में चर्चा करना हमें लगता है काफ़ी माकूल होगा इस मौके के ऊपर क्योंकि ऑन अ रेगुलर बेसिस आप अपना रेडियो खोलिएगा तो गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंसमेंट हो रहे होते हैं कि साइबर फ्रॉड के लिए आप कहाँ इन्फॉर्म करेंगे। तो ये जो साइबर फ्रॉड वाली पूरी चीज़ है, ये साइबर क्या चीज़ है? क्योंकि तब हम साइबर फ्रॉड के ऊपर आ पाएँगे। सो मैं चाह रहा था कि आप हमारे लर्नर्स को बताएँ साइबर से मतलब क्या है और ये कौन-सी दुनिया है? देखिए जो मयंक जी जो साइबर शब्द है, जी। ये मुख्यतः जो विशेष रूप से प्रयोग में आया वो कंप्यूटर के आने के बाद में आया। जी। कंप्यूटर जब तक हम एक स्टैंड अलोन तौर पे इस्तेमाल करते हैं, बिना किसी एक्सटर्नल या किसी और नेटवर्क से जुड़े इस्तेमाल करते हैं, तब तक आपके कंप्यूटर सिस्टम को कोई हानि नहीं है। लेकिन जब हम इसको सूचनाओं के आदान-प्रदान के लिए या किसी जानकारी को स्टोर करने के लिए किसी एक्सटर्नल डिवाइस से जोड़ देते हैं, तब ये जो है एक संभावित खतरे की तरफ बढ़ जाता है। तो पहले हम समझ लेते हैं कि साइबर शब्द का मतलब क्या है? साइबर जो है, जो कंप्यूटर या कंप्यूटर नेटवर्क जब बहुत सारे कंप्यूटर आपस में मिलते हैं तो एक नेटवर्क बनाते हैं और वो नेटवर्क अगर विशेष रूप से इंटरनेट से संबंधित हो, तो उसके संबंध में हम साइबर शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो हम पाते हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क विशेष रूप से जब इंटरनेट से कनेक्ट हो जाए, जी। सूचनाओं के आदान-प्रदान के लिए, तो अब हम उसको साइबर शब्द के नाम से जानते हैं। अशोक जी मैं एक मिनट और समझना चाहूँगा अपने लर्नर्स को और चीज़ आपसे चाहूँगा कि आप उनको समझाएँ। जब हम लोग इंटरनेट शब्द यूज़ करते हैं तो एक और शब्द जो होता है इंट्रानेट। तो जो इंटरनेट पे भी जितनी मेरी समझ है कि इंटरनेट मतलब है एक क्लोज़ सर्किल के अंदर कंप्यूटर को जोड़ लेना। क्या ये जो इंटरनेट है वो भी साइबर वर्ल्ड कहलाएगा? या जब इंटरनेट के ऊपर आएँगे तब वो साइबर वर्ल्ड कहलाएगा? देखिए, जो साइबर वर्ल्ड है बहुत वृहद टर्म है, बहुत बड़ी टर्मिनोलॉजी है जिसमें आपके कंप्यूटर नेटवर्क्स आते हैं। चाहे वो इंटरनेट हो या इंट्रानेट हो। वल्नरेबिलिटी जो है कंप्यूटर को जो साइबर अटैक्स या साइबर सिक्योरिटी हमें जो हम समझ जो करते हैं वो हम इंटरनल एज़ वेल एज़ एक्सटर्नल अटैक जो होते हैं, उन्हों दोनों से करते हैं। अगर आपका इंटरनल नेटवर्क है और वो नेटवर्क में अगर कहीं से भी किसी प्रकार का साइबर अटैक होता है, तो वो पूरे सिस्टम को या नेटवर्क को हानि पहुँचा सकता है। विशेष रूप से इंटरनेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो वायरस अटैक होते हैं या जितने भी साइबर अटैक होते हैं, वो कंप्यूटर में जो आते हैं, वो विशेष रूप से इंटरनेट के माध्यम से आते हैं। इंटरनेट क्या है? इंटरनेट जो है एक अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क है विभिन्न प्रकार के कंप्यूटर नेटवर्क्स का। जहाँ पे जो जो साइबर अटैक होने की संभावनाएँ सबसे ज़्यादा होती हैं। तो इसलिए हम ये जो साइबर शब्द है इसको एक बहुत बड़े वृहद रूप में समझें, एक बिगर टर्म के रूप में समझें जिसमें ये सब चीज़ें इंक्लूडेड हैं, चाहे आपका इंटरनेट है क्योंकि यहाँ पे कंप्यूटर की अवधारणा जो है उसके बारे में बात की गई है। जी। आप बहुत इम्पोर्टेंट बात बोल रहे हैं। मैं अपने लर्नर्स को और इस मामले में थोड़ा-सा बात करना चाहूँगा और आपके उसके ऊपर कमेंट्स भी चाहूँगा कि ये जो इंट्रानेट हुआ, इंटरनेट हुआ, जब तक आपने एक शब्द यूज़ का स्टैंड अलोन कंप्यूटर, अगर मेरे पास एक कंप्यूटर है, उसके ऊपर मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन सेव की हुई है, टाइप की हुई है, सो वो सेफ़ है। लेकिन जैसे ही उसको हम किसी और नेटवर्क से जोड़ते हैं, तो उसमें खतरा बढ़ जाता है क्योंकि सामने वाला हो सकता है कुछ गलत भेज दे या कुछ गलत सॉफ्टवेयर भेज दे,
जिसको हम लोग वायरस कह सकते हैं। लेकिन एक नए और भी बहुत से शब्द आने, इस पे मैं आऊँगा अभी आपके संग, कि फ़िशिंग भी होता है। एक मेल आ रही है, इसके सहारे आपको इंसाइट किया जाता है, आपको प्रोवोक किया जाता है कि आप उसको क्लिक करें। बट उस पे जाने से पहले जो चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट आपने बहुत इलैबोरेटली हमारे सामने, हमारे लर्नर्स के सामने रखी, कि साइबर एक बहुत व्यापक दुनिया, बहुत बड़ी दुनिया है। उसके अंदर जो चीज़ आपने हिंट की वो है कि एनोनिमिटी भी है। हम नहीं जानते कि सामने कौन-सा व्यक्ति वहाँ बैठा हुआ है। इंटरनेट के ऊपर हम बहुत आसानी से जान पाते हैं कि कौन-कौन उस कंप्यूटर में जुड़ा हुआ है। बट इंटरनेट वो दुनिया हो जाती है जिसके ऊपर इट्स एन ओपन एक्सेस, तो कोई भी कहीं से जुड़ सकता है, और उसकी बहुत सी डेफिनिशंस के बारे में हम लोग पहले भी बात करते रहे हैं और अशोक जी भी बताएँगे आपको। तो ये जो साइबर की दुनिया है, इससे खतरा क्यों हो जाता है? हम जो साइबर सिक्योरिटी की बात करें, हमें नेटवर्क को सिक्योर करने की क्यों ज़रूरत है? जी। जो कंप्यूटर नेटवर्क हैं, वो विभिन्न प्रकार की जानकारियों से परिपूर्ण होते हैं, भरपूर होते हैं। आप विभिन्न-विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ जो हैं, लोगों से संबंधित या किसी विषय वस्तु से संबंधित जो है वो आप उसमें सिक्योर करके रखते हैं। उदाहरण के तौर पे आप पाएँगे कि जैसे किसी इंडिविजुअल की जानकारी, जैसे आधार का हमारा डेटा है, वहाँ हमारे बायोमेट्रिक डिटेल्स हैं, जो हमारे बैंकिंग डिटेल्स, जो फाइनेंशियल डिटेल्स हैं, वो उनसे रिलेटेड होती हैं। तो क्या होता है कि अटैकर्स जो हैं हमें हानि पहुँचाना चाहते हैं, वो 2-3 तरीके के मुख्य प्रकार हैं, जैसे कि हमारी व्यक्तिगत जानकारी लेके हमारे को जो है फाइनेंशियली लॉस करना, हम जी, ठीक है, जी। वित्तीय नुकसान लॉस पहुँचाना। दूसरा होता है जो जानकारी जो राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित है या और किसी जो जो किसी जासूसी से संबंधित हो। तो जो जो अटैकर होते हैं, जो हैकर्स होते हैं, उनका ज़्यादातर जो फ़ोकस होता है, वो इस प्रकार की जानकारियाँ जुटाने में होता है। तो जो सिस्टम है, उसमें विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ होती हैं, जिनको हमें सिक्योर रखना होता है, किससे? अनऑथराइज़्ड एक्सेस से। एक टर्मिनोलॉजी है अनऑथराइज़्ड, गैर अनाधिकृत व्यक्ति द्वारा जब हमारी जानकारियाँ एक्सेस की जाती हैं, तो संभवतः उसका क्या होता है, मिसयूज़ किया जाता है। जी। अब मिसयूज़ होने से क्या है, उस संस्था को, उस व्यक्ति को, उस राज्य को, उस जगह को नुकसान हो सकता है। बहुत से आप देखेंगे कि जो जो साइबर अटैक्स हैं, वो सामरिक जानकारियाँ या जो डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड जानकारियाँ होती हैं, उनको जुटाने के लिए करते हैं, ताकि वो अपनी जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस को अपने जो दुश्मन हैं, उनके अगेंस्ट जो है इम्प्रूव कर सकें। बहुत इम्पोर्टेंट बात आप बोल रहे हैं। मैं लर्नर्स से कहूँगा कि आग्रह करूँगा कि इसको बहुत केयरफुली समझने की कोशिश करें, कि जब हम साइबर दुनिया की बात कर रहे हैं, तो वहाँ के ऊपर इन्फॉर्मेशन भरी हुई है, और उस इन्फॉर्मेशन को मैनिपुलेट भी किया जा रहा है, यूज़ भी किया जा रहा है, और उसका दुरुपयोग भी किया जा रहा है। मैं इसका एक एग्ज़ाम्पल दूँ तो हमारे लर्नर्स को जो हम लोग बात कहने की कोशिश कर रहे हैं, वो समझ में आएगी। हमारे अस्पतालों में, अब हम लोग अस्पतालों में अपॉइंटमेंट ऑनलाइन ले सकते हैं, हम अपने प्रिस्क्रिप्शंस को ऑनलाइन देख सकते हैं। तो हमारा बहुत व्यक्तिगत डेटा अस्पताल के पास मौजूद है। अगर कोई अनऑथराइज़्ड एंट्री उसके अंदर ले लेता है, सो वो हमारे डेटा को मैनिपुलेट भी कर सकता है, बदल भी सकता है, और उसके सहारे वो कौन-सी दवाएँ हमें भेजनी है या किससे भिजवानी है, वो सब मैनिपुलेट कर सकता है। साथ ही साथ अक्सर ये देखने को मिला, उसपे अभी अशोक जी से मुझे मालूम है, इन्होंने कहा था, हम उस पे चर्चा करेंगे, कि वो अटैकर्स जो हैं, जो लोग ये जान रहे हैं कि इन्फॉर्मेशन बहुत सेंसिटिव है, बहुत इम्पोर्टेंट है, हमारी डे टू डे फंक्शनिंग उससे जुड़ी हुई है। फॉर एग्ज़ाम्पल अस्पताल में अपॉइंटमेंट लेने हैं, अगर कोई व्यक्ति हमारे कंप्यूटर को सीज़ कर लेता है, उस कंप्यूटर को कैप्चर कर लेता है, और हमें ही जो ऑथराइज़्ड है उनको एक्सेस नहीं देता है, सो हम मजबूर होते हैं उस व्यक्ति से कॉन्टैक्ट करने के, जिसको हम लोग रैनसमवेयर बोलते हैं। उस पे हम लोग अभी बातचीत बाद में आएँगे। बट मैं अपने लर्नर से ये बात साझा करने की कोशिश कर रहा था, कि आज की दुनिया में इस कदर हम लोग मकड़ी के जाले से भी घने तौर के ऊपर जुड़ गए हैं। ट्रेनें चल रही हैं, हवाई जहाज़ चल रहे हैं। आज आप अपने कंप्यूटर बैठे-बैठे देख सकते हैं, मोबाइल पे देख सकते हैं कि दिल्ली के ऊपर कितने हवाई जहाज़ उड़ रहे हैं यहाँ के ऊपर। उनमें ज़्यादा हवाई जहाज़ जो रेगुलर फ्लाइट्स के रूप में आप उनका डेटा भी ले सकते हैं, कि ये फ्लाइट कितने बजे कहाँ से उड़ी है, कहाँ जा रही है। सो इसके बहुत से दुरुपयोगों की भी पॉसिबिलिटी है। डेवलप की गई टेक्नोलॉजी फ़ायदा सोच करके, कि आपको इन्फॉर्मेशन रहे, आपको आसानी हो जाए, सुविधा हो जाए, बट उसके दुरुपयोग भी हो रहे हैं। इस दुरुपयोग से दूसरों को क्या फ़ायदा होता है? मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ आपसे। साइबर सिक्योरिटी को हम पहले समझ जी, लेते हैं जी। एक्चुअली। क्योंकि दुरुपयोग तो हम बाद में होगा कि जो सुरक्षा कम की बात का कर हाँ, पहले। पहले सुरक्षा की बात कर ठीक, लें। ठीक, ठीक। अगर हम अपने कंप्यूटर सिस्टम को अनाधिकृत एक्सेस से बचाने के लिए कार्य नहीं करेंगे, तो हमारी इन्फॉर्मेशन कहीं न कहीं जो है किसी गलत हाथों में जाएगी। अब जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे ज़्यादा व्यक्तिगत जानकारी जो है चुराई जो जाती है, जो जो अटैक की जाती है, वो इसलिए की जाती है ताकि आपको वित्तीय रूप से नुकसान पहुँचाया जा सके। बिल्कुल। अब इसमें जो सबसे प्रमुख आते हैं,
वो आता है आपका जैसे आप ट्रांज़ैक्शन करते हैं, डेबिट कार्ड ट्रांज़ैक्शन, क्रेडिट कार्ड ट्रांज़ैक्शन करते हैं, बैंक ऑनलाइन बैंकिंग ट्रांज़ैक्शन करते हैं या आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, तो आप देखते हैं कि आप कभी-कभी थर्ड पार्टी ऐप्स यूज़ करते हैं या थर्ड पार्टी प्लेटफ़ॉर्म्स यूज़ करते हैं। जी, फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी ऐप के थ्रू शॉपिंग कर रहे हैं, उस शॉपिंग ऐप के थ्रू आपने अपनी जो जानकारियाँ जो आपने अपनी डिटेल डाली, जो आपने अपनी क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड डिटेल्स या ऑनलाइन बैंकिंग की डिटेल्स शेयर की, जी। आपको नहीं पता कि क्या उसको कोई देख रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत जैसे हम बहुत एक टाइप यूज़ करते हैं मैन इन द मिडल जो एक साइबर अटैक का फ़ॉर्म है, जी, कि जब आप ये पूरा प्रोसेस कर रहे होते हैं, तो इस बीच कोई ना कोई ऐसा होता है जो आपकी डिटेल्स को देख तो सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स आती है वो अनट्रस्टेड थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस को इस्तेमाल करते समय जो है ऐसी समस्या खड़ी होती है क्योंकि हम क्या करते हैं आजकल जो है ज़्यादातर ट्रांजैक्शन ऑनलाइन करना पसंद करते हैं इससे कन्वीनियंट भी हो गया तो इससे क्या होता है आपको एक वित्तीय लेन-देन जो है आपका जो है वो एक्सपोज़ होता है एक्सटर्नल वर्ल्ड के लिए और वो उस इन्फॉर्मेशन को चुराते हैं, आपके पैसों को चुराते हैं। पहला एक ये कॉन्सेप्ट। दूसरा आपकी व्यक्तिगत जानकारी सब इसलिए चुरा सकते हैं ताकि उसको कोई मिसयूज़ कर सके। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई बीमा पॉलिसी ली है, जी। तो बीमा पॉलिसी की डिटेल अगर उनके पास होंगी दे कैन पुट ए क्लेम। उनको क्लेम करके वो आप ले सकते उसका क्लेम कर सकते हो। धोखाधड़ी भी हो सकती है। धोखाधड़ी हो सकती है। ओके। और दूसरा क्या है जैसे आपने बताया कि हॉस्पिटल की अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। तो मान लीजिए किसी का कोई कॉन्फिडेंशियल कोई प्रॉब्लम है और वो जैसे अभी कोविड के टाइम पे बहुत सारा डेटा जो है कंपनीज़ को ज़रूरत पड़ा रिसर्च के लिए। एक्चुअली क्या है आज के टाइम पे डेटा इज़ ए न्यू न्यू सॉइल फॉर इकोनॉमी तो जो उसमें जो डेटा है वो न्यू कमोडिटी है तो डेटा का ही आने वाले टाइम में बहुत इम्पोर्टेंस बढ़ने वाला है क्योंकि जिसके पास डेटा है, इन्फॉर्मेशन है दैट इज़ पावरफुल और वो उसको किसी भी तरीके से यूज़ करे। दूसरा जो मैंने बताया कि जो जो सामरिक महत्व की जानकारियाँ हैं, जिससे जियोपॉलिटिकल जो है वो इन्फ्लुएंस होता है या जैसे बहुत से पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं इन्फॉर्मेशन जो है वो लेती हैं, किससे थर्ड पार्टी से लेती हैं, ताकि वो एनालिसिस कर सकें आने वाले टाइम में कि भई हमें अगर सपोर्टर्स की ज़रूरत होगी, तो हमारी क्या स्ट्रैटेजी होगी, हमें कैंपेन कैसे रन करना है। तो आप देखेंगे कि आज जो ये डेटा है, पर्सनल डेटा है, वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से यूज़ होता है। कंपनी टू कंपनी क्या होता है वो दूसरी जो जो अपनी राइवल कंपनीज़ की पॉलिसीज़ को असेस करते हैं, उनके डेटा को असेस करते हैं ताकि वो बिज़नेस रिसर्च के मीडियम के थ्रू नई-नई जो टेक्निक्स को यूज़ करके अपने राइवल्स को डिफीट कर सकें। कोई एक चीज़ और आपसे समझने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि आपने कहा ना मिडलमैन को यूज़ कर रहे हैं। मैं अगर सही समझ रहा हूँ तो मान लीजिए एग्ज़ाम्पल दूँ कि मुझे रेलवे से टिकट बुक कराना है। सो मैं रेलवे से बात कर रहा हूँ। रेलवे की वेबसाइट के ऊपर गए हुए हैं, इंडियन रेलवे की वेबसाइट के ऊपर हम टिकट बुक कर रहे हैं। तो जब हम टिकट बुक करने की प्रोसेस करेंगे, तो हमें पेमेंट करना पड़ेगा और पेमेंट करने के लिए हमको अपने बैंक तक जाना पड़ेगा। सो अब 3 पार्टी इसके अंदर इन्वॉल्व हो गई हैं। पैसा मेरे बैंक से आना है, बट जाना आईआरसीटीसी को है। ये तो ऑथराइज़्ड है, ये तो बहुत ही स्वीकृत फॉर्म ऑफ ट्रांज़ैक्शन हो रहा है। लेकिन ऐसे बहुत से मार्केटिंग ऐप्स आ गए हैं, जो सर बता रहे थे, जिनके ऊपर ये डर रहता है कि वो इन्फॉर्मेशन सिक्योर जा रही है कि नहीं जा रही है, या जब हम अपने ट्रांज़ैक्शन के लिए बैंक का डेटा डालेंगे, तो वो डेटा सिक्योर ना रहे, बल्कि किसी और के पास पहुँच गया और वो उसका दुरुपयोग कर सकता है। आप यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं ना? राइट। साथ ही साथ अशोक जी ने एक बहुत इम्पोर्टेंट बात बोली और वो उसके ऊपर मुझे लगता है कि हमारे लर्नर्स को अंदाज़ा होगा, बट इसका डायमेंशन भी आप लोगों को समझना पड़ेगा। आज इन्फॉर्मेशन सुरक्षा की हम लोग बातचीत कर रहे हैं, बट साथ-साथ उसके जो इस्तेमाल है, वो व्यापक है, व्यापक इस्तेमाल है, जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है। अशोक जी ने भी मार्केटिंग की बात बोली कि फ्यूचर ट्रेंड्स क्या होते हैं, हो सकते हैं, इसका एग्ज़ामिनेशन हम आज के कैरेक्टर को, आज के पैटर्न को देख कर के भी समझ सकते हैं। सो इन्फॉर्मेशन का जो ये कमर्शियल इस्तेमाल भी है, मतलब एक तो हमारा पर्सनल फाइनेंशियल नुकसान भी है, दूसरा जो हमारी इन्फॉर्मेशन है, हमारी जो चॉइसेस हैं, हमारी जो प्रेफ़रेंसेस हैं, उनको एग्ज़ामिन करके मार्केट में जो लोग प्रमोट कर रहे हैं अपना प्रोडक्ट, उसको बेच भी सकते हैं ज़्यादा बेहतर तरीके से। और उस डेटा को सिक्योर करने के लिए भी बहुत से थेफ्ट्स किए जाते हैं। एम आई गेटिंग राइट? आप राइट। सही कह रहे हैं। इसी कड़ी में अब हम ये समझ लेते हैं कि व्हाई वी नीड साइबर सिक्योरिटी ये समझने की बहुत ज़रूरत है। मैं आपको एक छोटा-सा आंकड़ा देना चाहूँगा मयंक जी कि जो डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया है, जो नेस्कॉम का ही एक बॉडी है, तो उन्होंने अपनी जो इंडिया साइबर थ्रेट रिपोर्ट 2025 है, वो साइबर थ्रेट से रिलेटेड रिसर्च करते हैं, तो उन्होंने रिलीज़ की है। और इस रिपोर्ट के अनुसार 2025 में भारत में करीब-करीब 369 मिलियन कंप्यूटर सिस्टम नेटवर्क मेलवेयर जो हैं वो पाए गए हैं।
कंप्यूटर सिस्टम नेटवर्क मालवेयर पाए गए हैं जो 369 हैं 3,690 लाख कंप्यूटर सिस्टम मालवेयर्स मौजूद मेलवेयर्स हैं। मौजूद हैं। जब आप मालवेयर बोल रहे हैं, जी। तो इससे क्या बोल के कहने की कोशिश देखिए, कर मेलवेयर जो है ये एक जैसे आपके वायरस हैं, कंप्यूटर वायरसेस की बात करते हैं, कंप्यूटर रोम्स की बात करते हैं, ट्रोजन हॉर्सेस है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं कंप्यूटर अटैक के जो वायरसेस की। तो जो मेलवेयर है, मेलवेयर को हम ऐसे समझ सकते हैं, मेलवेयर एक मैलिशियस प्रोग्राम है जो कंप्यूटर को अटैक करने के लिए कंप्यूटर में इंसर्ट किया जाता है। तो इस तरीके से आप देखिए कि एक छोटा-सा आंकड़ा है, एक छोटा आंकड़ा नहीं है, बड़ा आंकड़ा बहुत है बड़ी डिटेल असल में, ठीक है? और आप ये भी पाएँगे क्योंकि अब मोबाइल यूज़र्स बहुत बढ़ गए हैं, तो 42% मेलवेयर सुरक्षा जोखिमों को इस रिपोर्ट के अनुसार 42% मोबाइल मेलवेयर सुरक्षा जोखिमों की भी पहचान की गई है। ओके। तो आप ये देखेंगे ना केवल कंप्यूटर सिस्टम बल्कि मोबाइल भी अब जो हैं वो मेलवेयर से सुरक्षित नहीं है। तो अब आप देखें कि जो साइबर सुरक्षा की अवधारणा है, वो अब केवल कंप्यूटर तक सीमित नहीं है। नहीं, अब इसमें मोबाइल की सुरक्षा और उस मोबाइल या उस कंप्यूटर में उपलब्ध हमारी जो व्यक्तिगत जानकारी है, जो हम शेयर करते हैं लाइक जैसे सोशल मीडिया पे हम यूज़ करते हैं या अपने डिजिटल अकाउंट की बात करते हैं। सबसे बड़ा आप देखेंगे कि जो डिजिटल डॉक्यूमेंट हैं, जो गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, ये बहुत आपकी जो है सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होती है, जो आपको सिक्योर रखनी होती है। तो ये भी साइबर सिक्योरिटी का एक पार्ट है। इसी तरीके से वित्तीय जानकारी में जैसे हमने बैंकिंग की बात की, एटीएम, यूपीआई, लेन-देन, ऑनलाइन शॉपिंग, तो ये जो कुछ प्रमुख प्रकार हैं जहाँ पे साइबर सिक्योरिटी एक अहम मुद्दा है। तो अब हम ये देखेंगे कि साइबर सिक्योरिटी ना केवल बाहरी खतरों से हमें बचाने के लिए प्रेरित करती है, बल्कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के संगठन में जो नेटवर्क है, उसमें भी अनधिकृत पहुँच को रोकने के लिए हमें अपने कंप्यूटर नेटवर्क में सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। ख़ासकर जैसे बैंकिंग सिस्टम में आप देखेंगे वहाँ पे जो है ऑथराइज़्ड पर्सन जो है वही कंप्यूटर को या सिस्टम को लॉगिन कर सकते जी, हैं। उनके कुछ प्रिविलेजेस भी रिस्ट्रिक्टेड होते हैं ताकि कोई सिर्फ़ पैसे जमा कर सकता है तो कितनी अमाउंट तक कर सकता है, कोई विथड्रॉ करेगा तो किसकी परमिशन लगेगी। तो ये सब चीज़ें जो है हमें अपने सिस्टम को सिक्योर करने के लिए आवश्यकता होती है। आप कह रहे हैं कि जो सिस्टम है उसके अंदर चेक्स बना दिए गए, उसके अंदर इस बात की सुरक्षा के दृष्टिकोण के हिसाब से ये तय कर दिया गया है कि ये वाला ट्रांजैक्शन इस स्तर तक हो सकता है, उसके आगे कोई बदलाव करना होगा तो आपको दूसरे से परमिशन लेनी पड़ेगी, जिससे कि एक सिक्योरिटी का चेक बना रहे, एक उसके ऊपर एक किसी और की भी नज़र बनी रहे और आपका डेटा जो है वो सिक्योर बना रहे। अशोक जी, हम साइबर सिक्योरिटी की और बात करें उसके पहले मैं एक चीज़ अपने लर्नर्स को ख़ासकर ये जो यंग जनरेशन है उनसे ज़रूर शेयर करना चाहूँगा और मुझे लगता है कि आप भी मेरी इस बात से सहमत होंगे। अशोक जी वित्तीय सुरक्षा की बातचीत कर रहे थे। अशोक जी राष्ट्रीय सुरक्षा की बातचीत कर रहे थे। मैं एक बात अपने लर्नर्स से ज़रूर कहना चाहूँगा, जो हम लोगों ने अपने इस कोर्स में भी लिखी है। जब व्यक्तिगत डाटा की बात हो रही है, व्यक्तिगत जानकारी की बात हो रही है, तो उसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, सबसे ज़्यादा जिसको चिंता का विषय हो गया है कि आप अपनी जब फ़ोटो डालते हैं, इनडिस्क्रिमिनेटली हम अपनी फ़ोटो डालते चले जाते हैं और वो फ़ोटो ओपन एक्सेस में अवेलेबल हो जाती है, तो वो भी बहुत वल्नरेबल हो जाती है। सो ना केवल आपके बैंक की जानकारी, बल्कि आपकी जो व्यक्तिगत जानकारी फ़ोटो के माध्यम से है, वो भी एक चिंता का विषय बन गई है। एम आई राइट? बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए जो फ़ोटो है, वीडियो है या आप कुछ भी अपनी चीज़ शेयर करते हैं इंटरनेट पे, अगर वो सिक्योर नहीं है तो उसमें उसके मिसयूज़ के जोखिम बहुत हैं। जैसे? जैसे ये है कि आपने कोई फ़ोटो डाल दिया और आपने उसको किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पे फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हम सोशल मीडिया पे अपने फ़ोटो शेयर करते हैं जी, और उसमें आपने उसकी पर्सनलाइज़ सेटिंग में ओपन टू ऑल छोड़ा हुआ है। जी। उसमें आपके पास डिफ़रेंट डिफ़रेंट रिस्ट्रिक्शन होते हैं कि उस फ़ोटो को कौन देख सकता है सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे। केवल आपके जो मित्र हैं वो देख सकते हैं या सिर्फ़ आप ही देख सकते हैं या उसे कोई भी देख सकता है। तो मान लीजिए जैसे आपने कहा कि एनीबॉडी कैन सी दैट। तो उसको कोई भी देख सकता है, उसको डाउनलोड कर सकता है, उसको अब तो क्योंकि एआई का ज़माना है, हाँ। साइबर सिक्योरिटी के आप थ्रेट देखें तो अब तो एआई के थ्रू भी जो है, आपकी फ़ोटो को मॉर्फ कर दिया जा सकता है, आपके फ़ोटो को रेप्लिकेट किया जा सकता है। इवन अब तो ये भी हो गया है कि आपके फ़ोटो से कोई भी वीडियो बना के और उसके ऊपर आपसे कुछ भी बुलवाया जा सकता है। अब वो चाहे अच्छा हो या गलत हो, किसी को भी क्रिटिसाइज़ किया जा सकता है। तो ये खतरे जो हैं, ये दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं। तो एक तो हमें एक जो जो साइबर सुरक्षा है,
उसको सुनिश्चित करना चाहिए। और जैसा कि हमें पता है कि साइबर सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, CIA ट्रायड मॉडल जो है, जी। हमें उसका इस्तेमाल करना चाहिए। अब ये CIA ट्रायड मॉडल क्या है? तो CIA में C का मतलब है कॉन्फिडेंशियलिटी, राइट। गोपनीयता, गोपनीयता। ठीक है? I का मतलब है इंटीग्रिटी, अखंडता, और A का मतलब है अवेलेबिलिटी, उपलब्धता। तो अब हम ये जो ट्राई मॉडल है इसको समझ लेते हैं कि जो गोपनीयता है, जो गोपनीयता का सिद्धांत है, वो ये सुनिश्चित करता है कि केवल अधिकृत व्यक्ति ही संवेदनशील जानकारी और कार्यों तक पहुँच बना सके। तो जब आप अपने फ़ोटो को अपलोड करते हैं और ये डालते हैं कि केवल मेरे मित्र ही इस फ़ोटो को देख पाएँ, तो आप इस सिद्धांत का अनुपालन करते हैं, ठीक है? अब अखंडता, जी। तो जो अखंडता है, जो 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 इंटीग्रिटी की बात है, अखंडता का सिद्धांत जो है, ये सुनिश्चित करता है कि जो केवल अधिकृत व्यक्ति और साधन ही संवेदनशील जानकारी और कार्य को बदल और जोड़ सकते हैं या हटा सकते हैं। तो इंटीग्रिटी का मतलब ये है कि आपने जो अपना पासवर्ड है, सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने पास रखा है। आपने ऐसी कोई भी फैसिलिटी अपने व्यूअर्स को नहीं दी है कि वो उसको डाउनलोड करें या उसको इन्फॉर्मेशन को चेंज करें या अल्टर करें। तो आप इसके द्वारा भी अपनी जो जो सूचना है उसकी सुरक्षा को इंश्योर कर सकते हैं, ठीक है? अब बात आती है उपलब्धता। तो जो तीसरा बिंदु है इस ट्रायड का, वो है उपलब्धता का सिद्धांत, जो ये सुनिश्चित करता है कि केवल अधिकृत व्यक्ति ही आवश्यकता पड़ने पर डेटा या जानकारी तक पहुँच बना सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कोई इन्फॉर्मेशन हटानी है, एडिट करनी है, तो वो आप जो है केवल आप ही तक होगी। अब इसको हम एक और उदाहरण से समझ सकते हैं कि मान लीजिए गोपनीयता की बात करें, तो बैंकिंग के क्षेत्र में हम देखेंगे केवल जो अधिकृत व्यक्ति है, वो ही उसको एक्सेस कर सकता है। मान लीजिए कम जो जो काउंटर पे बैठे जो बैंकिंग क्लर्क हैं या कैशियर हैं, वही अपनी लॉगिन आईडी लगा के, बायोमेट्रिक लगा के उस सिस्टम को एक्सेस कर सकते हैं। अब अखंडता की बात आती है तो अधिकृत व्यक्ति संवेदनशील जानकारी कार्य को बदल सकते हैं। तो अब आप पाएँगे कि आप अपना केवाईसी अपडेट कराएँगे या आपको कोई हाई अमाउंट का ट्रांज़ैक्शन करना है, तो वहाँ पे कोई उच्च अधिकारी होता है जो उस ट्रांज़ैक्शन को अप्रूव करता है। यस। तो वहाँ पे इंटीग्रिटी का मतलब, अखंडता का मतलब ये है कि वहाँ अधिकृत व्यक्ति ही जो है उस जानकारी को चेक कर सकता है, अप्रूव कर सकता है। अब बात आती है उपलब्धता की, तो चूँकि जो बैंक है वो एक बड़ा लार्जर सिस्टम है। तो आप देखते हैं कि बैंक का कोई भी अधिकारी जो है आपकी सारी जानकारी जो है किसी अदर ब्रांच में नहीं देख नहीं। सकता। आपको अपनी होम ब्रांच में ही जाना पड़ेगा। तो उसकी उपलब्धता ये सुनिश्चित कर दी गई है कि केवल अधिकृत व्यक्ति ही आवश्यकता पड़ने पर डेटा या जानकारी तक पहुँच बना सकता है। मतलब जो सीआईए ट्रायड है, जो एक एक त्रिकोण के रूप में हम समझ सकते हैं, ये कॉन्फिडेंशियलिटी भी, गोपनीयता, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी, ये एक दूसरे के पूरक के रूप में काम कर रहे होते हैं। आपको कॉन्फिडेंशियलिटी भी मेंटेन करनी है, आपको उसको डेटा को अवेलेबल भी कराना है, एंड व्हाइल मेकिंग दैट इट शुड बी इंटीग्रेटेड, उसकी इंटीग्रिटी बची रहे, मतलब उसकी अखंडता बची रहे। अशोक जी, ये जो साइबर और साइबर सुरक्षा के बारे में महत्वपूर्ण चर्चा आपने हमसे की, इसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। और हम जाते-जाते क्या अपने लर्नर्स को कुछ एक टिप देना चाहेंगे साइबर सिक्योरिटी के लिए? देखिए, साइबर सिक्योरिटी के लिए सबसे ज़्यादा जो अच्छा है, आप हमेशा जागरूक रहें। और चूँकि CIA की बात की हमने, तो CIA में जो अपनी जानकारी है, जो गोपनीय जानकारी है, वो सिर्फ़ अपने तक ही सीमित रखें। किसी ऐसे प्लेटफ़ॉर्म पर शेयर करने से बचें, जहाँ आपको हानि हो सकती है। और केवल वही जानकारी जो 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 जनसाधारण के इंटरेस्ट की हो, उनके संबंध की हो, वही करें। और समय-समय पर अपने सिस्टम को अपडेट रखें, अपने पासवर्ड चेंज रखें। और जो थर्ड पार्टी ऐप्स हैं, जो ट्रस्टेड ऐप आपको लगता है कि 1% भी आपको डाउट है, तो उनका इस्तेमाल करने से बचें। आज हमसे जुड़ने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया अशोक जी।